चलिए आज हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 2 जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है उस क्वेश्चन बैंक को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 देखे थे। आज हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पैटर्न पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एमसी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी अशोक का जो अभिलेख लिखा गया था उस अभिलेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? देखिए, जो अभिलेख प्राप्त हुआ था उस अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, या प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता था सम्राट अशोक को। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का या महाजनपद का उल्लेख है? तो ये जो महाजनपदों का उल्लेख है वो 16 महाजनपद है, जैसे कि काशी, चेदी, कौशल, वत्स, कुरु, पंचाल। ठीक है, इस तरीके से महाजनपदों की संख्या 16 थी। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं हम लोग। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी राजगीर। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिका की रचना, ठीक है, या इंडिका किसकी रचना है? क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिका की रचना किसने की थी? ठीक है, तो इंडिका की जो रचना है कौन है? मेगास्थनीज। यानी इंडिका एक पुस्तक है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय नगरीकरण नगरों को कहा जाता है लोह युगीन नगर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था या ये किसने किया? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो किए थे, ठीक है, हरि सेन। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? तो अशोक की जो धम्म की लिपि थी वो थी ब्राह्मी। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक का कुछ जो लिपि था वो ब्राह्मी लिपि, कुछ खरोष्टी लिपि, कुछ अरमाइक लिपि में प्राप्त हुई, लेकिन ज्यादातर जो लिपियां प्राप्त हुई है वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था या किस राजा ने किया? तो फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजात शत्रु के द्वारा किया गया था।
यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो भूमि दान का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है प्रभावती गुप्त का, ठीक है, अभिलेख में, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? यानी प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अभिलेख की शुरुआत सबसे पहली बार अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अपने स्वयं के खर्चों से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? ठीक है, यह किसने कराई? तो सुदर्शन झील की मरम्मत जो थी रुद्र दामन के द्वारा कराया गया था, जो अपने निजी खर्च से करवाए थे, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये हमारा एमसीक्यू जो क्वेश्चन था 15 वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसका आंसर हम लोग एक शब्द में देते हैं, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम लोग। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह क्वेश्चन यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव में बना सकता है कि मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र जो शहर था उस शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त, ठीक है, शासक कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था, ठीक है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संघ संवत का आरंभ किसने किया था? तो संघ संवत का आरंभ जो कनिष्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आज वर्तमान में देखा जाए ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की किस पुत्री के नाम से मिलता है? ठीक है, तो भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो थी प्रभावती गुप्त, उसके नाम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस शासकों ने अपने नाम से पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था? ठीक है, ये जो लगाया था कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों ने जो थे वो अपने नाम से पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो जो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखा गया है वो ज्यादातर उस भाषा में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कह सकते हैं कि हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चलिए ये जो हमारा था अति
लघु उत्तरीय प्रश्न ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिएगा क्या कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका ठीक है क्या महत्व है। तो सबसे पहले अभिलेख समझिए कि अभिलेख होता क्या है। तो अभिलेख हम लोग साफ शब्दों में या एक शब्द में कह सकते हैं कि पत्थरों के ऊपर जो छिद्रित करके या खुदाई करके लिखा जाता है, ये चाहे वो मिट्टी की बर्तन हो या धातु हो या जिस भी किसी पे के ऊपर उसके सतह के ऊपर छिद्रित करके या खुदाई करके लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अब क्या है कि इस अभिलेख का इतिहास जानने में, वैसे क्षेत्र का या वैसे काल वैसे समय के इतिहास को समझने में इतिहास अभिलेख जो है वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वैसे समय में उस काल में जितनी प्रकार की, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, खिलौना हो, पत्थरों पर कुछ उकेरा गया हो, वो इतिहास जानने का बहुत बड़ा एक स्रोत माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है तथा जिन पर तिथि नहीं होती उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। ठीक है, बहुत ऐसे अभिलेख हैं जिस अभिलेख पर सही तरीके से उसका तिथि जो है वो उकेरी नहीं गई है, छापी नहीं गई है, जिसके कारण एक अनुमान लगाया जाता है कि इतना साल ये पुराना हो। ठीक है, लेकिन कुछ वैसे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिस अभिलेख के ऊपर कुछ तिथियां लिखी गई थी। ठीक है, कुछ वैसे भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसे अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो इस सभ्यता से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जिस पर बहुत सारी चीज, बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारे जानवरों का, वस्तुओं का बहुत सारा लिखावट उस पर उकेरा जा चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से उसे इतिहासकारों, विद्वानों के द्वारा अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। तो जब नहीं पढ़ा जा सका तो सिर्फ एक अनुमान के आधार पर, परिकल्पना करके उस पर विद्वान लोग रिसर्च करके कुछ लिखने का प्रयास, लेकिन जो फैक्ट जानकारी था वो जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। वहां पे क्या होता है, अनुमानित हो जाता है। ठीक है, भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। और सम्राट अशोक जो है एक प्रथम ऐसे शासक थे जो अभिलेख खुदवाने का काम किए थे, और इसका जो अभिलेख है वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके देख लिए अभिलेख क्या होता है। अब थोड़ा सा अभिलेख के महत्व को हम लोग समझ लेंगे कि अभिलेख को या अभिलेख का इतिहास लेखन में क्या महत्व है। ठीक है, अब देखिए क्या फर्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे महत्व है जिसमें से फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं, क्योंकि ये समकालीन होते हैं। समकालीन कहने का मतलब है कि उस समय, जिस समय कि वो सच में उस समय के लगभग उसी समय के आसपास उस प्रकार के अभिलेख लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे जिससे प्राचीन काल का, जहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि लिखित साक्ष्य या फिर कुछ वैसे साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, वहां से अभिलेख से के माध्यम से कुछ इतिहास की जानकारियां प्राप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि अभिलेख बनाने वाले, ठीक है, कि अभिलेखों से शासक के विचार, राज विस्तार, उपलब्धियां, चरित्र, जन भावना का पता चलता है। जो अभिलेख लिखा जाता था वो बहुत सारे अभिलेख में राजा की अच्छाइयों के बारे में, ठीक है, उनके विचारों के बारे में बहुत ऐसे देखिएगा कि अभिलेख पर राजा का चित्र भी अंकित किया गया है उसके द्वारा, या फिर कोई राजा के द्वारा बहुत कोई वैसे वस्तु जो वस्तु राजा को बहुत ज्यादा प्रिय लगती थी, पसंद लगती थी, उस वस्तु का चित्र भी जो था वो राजा के द्वारा अभिलेखों पर अंकित करवाया जाता, उकेरा जाता था, जो इतिहास जानने का एक प्रमुख साधन बन चुका है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अभिलेखों से तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों की जानकारी भी मिलती है। बहुत सारे मूर्ति भी मिलती है, बहुत सारे जो हमारा धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, कला के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभिलेख से ये सारी जानकारियां इकट्ठा होती है।
जिससे पुराने समय आज से 1000, 1 लाख, 1 करोड़ वर्ष पूर्व कैसे लोग रहते थे, क्या उनके पास संस्कृति थी, किस तरीके से लोग वहां पे अपनी जीवन व्यतीत करते थे, उसकी जानकारी हमें अभिलेख से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट 4 नंबर है, अभिलेखों से तत्कालीन भाषा और लिपि का ज्ञान होता है। जैसे कि पहले जो लिपि थी, जैसे हम लोग अभी लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि दाएं से बाईं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये लिपि की भी जानकारी उस समय प्राप्त होती है कि किस तरीके से लिखा जाता था। लिपि के में कौन सा भाषा का ख्रोष्टी लिपि था, अरबी लिपि था, फारसी लिपि था, संस्कृत, कौन सी लिपि थी जिस लिपि के माध्यम से लोग लिखने का काम करते थे। ये लिपि की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट है, शासकों के आदेश, ठीक है, शत्रु विजय और नागरिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, किस तरीके से वहां पे शासक लोगों को आदेश देते थे, ठीक है, और किस तरीके से वहां पे नागरिकों पर अपना वो शासन चलाने का या फिर पूरे क्षेत्र में वो अपनी तरीके से अधिकार स्थापित करने का काम करते थे, इसकी भी जानकारी अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या है, अभिलेखों से उस काल के समय का ज्ञान होता है, उस काल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती होंगी, कैसे लोग रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, कहीं आने जाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते होंगे, वह सारी जानकारी हमें अभिलेख से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिलेख प्राचीन इतिहास के अस्थायी प्रमाण है। ये अभिलेख जो पत्थरों पर लिखा जाता है वो हजारों साल, लाखों वर्षों तक पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ रहेगा, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अभिलेख जो है वो इतिहास जानने का एक अस्थायी प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिलेख से तत्कालीन अर्थव्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। अर्थव्यवस्था कहने का तात्पर्य है कि उस समय लोगों की जीवन यापन करने के लिए क्या क्या तरीके थे, कैसे लोग अपने जीवन यापन करते थे, क्या क्या सुविधाएं उनके पास थी, ये सारी जानकारी हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट है, अभिलेख से शासक और प्रजा के बीच का संबंध का भी पता चलता है कि अभिलेख राजा के और प्रजा के बीच में किस प्रकार से संबंध था, कैसे लोग रहते थे आपस में, किस प्रकार से लोग वार्तालाप करते थे, इसकी जानकारी भी हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10 नंबर, अभिलेख से कला, ठीक है, कला की भी ज्ञान होता है, किस तरीके से, जैसे हम लोग देखते हैं कि किस कितने प्रकार से कला थी, कैसे लोग मूर्ति बनाते थे, क्या बनाते थे, कैसे क्या क्या उस समय लोग करते थे, वो सारी जानकारी हमें अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होती है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या है, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, महाजनपदों की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से महाजनपदों का विकास प्रारंभ हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, ठीक है, जिसमें 12 राजतंत्रीय और 4 गणतंत्रीय थे। उक्त महाजनपदों की विशिष्ट अभिलक्षण विशेषता लिपि के साथ नहीं लिखा होता था। उदाहरण के लिए हड़प्पा की लिपि आज भी ये क्या है कि वहां पे या उस सभ्यता की इतिहास के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की गई है उसके बारे में किसी प्रकार की कोई ठोस उदाहरण नहीं मिल पाती। कारण क्या है कि उस अभिलेख को या जो भी साक्ष्य मिला उस साक्ष्य को अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास लिखा गया है सिर्फ अनुमान के आधार पर परिकल्पना करके किसी प्रकार की वस्तु अगर वहां से मिली तो हो सकता है इस प्रकार का कार्य वहां पे किया जाता होगा, उसके आधार पे अनुमानित आधार पे हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखने का कार्य किया गया है। चलिए,
देखिए पहला पॉइंट आप मेरा है लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्के के विकास प्रारंभ हुए। यानी हम लोग लोहा का देखते हैं तो लोहा का प्रयोग हमारा जो होता है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसी बीच में क्या होता है कि लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का आविष्कार होने से क्या होने लगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्का ढाला जाने लगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा है अधिकतर महाजनपदों में राजा का शासन होता था, लेकिन गणतंत्रीय राज्यों में अनेक लोगों का समूह शासन करता था। यानी वहां पे राजतंत्र और गणतंत्रात्मक दो प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिली थी, ठीक है। थर्ड में क्या है राजतंत्रीय राज्य में भूमि सहित आर्थिक स्रोत राजा के अधीन था। यानी कहने का मतलब है कि जो भूमि होता था ये भूमि राजा के अंतर्गत होता था, ठीक है। जिस भूमि पर राजा क्या करता था कि अन्य किसानों को कृषि कार्य करने के लिए राजा के द्वारा दिया जाता था, और राजा को किसान जो थे वो कर के रूप में, लगान के रूप में, राजस्व के रूप में एक टैक्स देते थे, जिससे राजा क्या करता था अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाता था। गणतंत्रीय राज्य में राजाओं का समूह या सामूहिक नियंत्रण था। नेक्स्ट 4 नंबर है महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जो प्राय किलेबंद होती थी। जहां पे महाजनपद यानी राजा वर्ग के लोग रहते थे उनकी एक राजधानियां हुआ करती थी जहां पे राजा निवास करते थे। उनकी एक किला होती थी, किला को पूर्व से चारों तरफ से छाड़ दीवारी से बंद किया जाता था या छाड़ दीवारी से घेरा जाता था, और चारों तरफ छाड़ दीवारी की चारों तरफ बाहर बाहर एक खाई बना दिया जाता था, और एक मुख्य या दो मुख्य दरवाजा होता था जिस दरवाजा पर सिपाहियों को या पहरेदारों को तैनात किया जाता था। ऐसा उस समय प्रचलित इसलिए था क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमणकारी लोग आते थे और आक्रमण करके राजा के धन संपत्ति को लूट करके या फिर उनकी हत्या करके चले जाते थे, ठीक है। जिससे राजा बचने के लिए अपने जहां जिस किला में रहते उस किला को चारों तरफ से चार दीवारी से घेर देते थे। नेक्स्ट 5 नंबर है महाजनपदों में ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना, ठीक है, करके लोगों के लिए नियम का निर्धारण किया, ठीक है। अलग अलग भाषा में क्या किए वो ज्यादातर उस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन था और वो अलग अलग धर्म शास्त्र की रचना करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पॉइंट नंबर महाजनपदों के राजतंत्रीय, ठीक है, राज्यों में विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, जबकि गणतंत्रीय राज्यों में अभिव्यक्ति के अधिकार प्राप्त थे। इन्हीं गणों में बुद्ध, महावीर आदि विचारकों का जन्म हुआ, और जो महाजनपद था इसी महाजनपद में, ठीक है, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है राजा किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलता था तथा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके विधान इकट्ठा करता था, जिससे उस राज्य की अर्थव्यवस्था चलती थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है महाजनपदों के आरंभिक दौर में राजा कृषकों से सेना का कार्य करवाता था। राजा जो था वो कृषकों से ये निश्चित किया गया था कि प्रत्येक जो किसान थे उसको कुछ दिन सेना में कार्य करना पड़ता था, जिससे पूरे महाजनपद में शांति व्यवस्था स्थापित रह सके। किंतु कुछ राज्य में अस्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र विकसित कर लिया था। कुछ राज्य में ऐसा था कि जहां पे अस्थायी सेना रखा जाता था, लेकिन कुछ वैसे महाजनपद थे, वैसे राज्य थे जहां पे अस्थायी सेना नहीं रखा गया था, बल्कि कुछ कृषकों को कुछ समय के लिए सेना में भी कार्य करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। तो कलिंग युद्ध जो था वो सम्राट अशोक के द्वारा, जब 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग नामक स्थान पर अटैक किया जाता है, तो ये सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया एक युद्ध था। ठीक है। अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग जो उड़ीसा में है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, पर आक्रमण किया जिसमें से 1 लाख लोग मारे गए एवं ठीक है 1.5 यानी 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए तथा कई गुण, ठीक है गुण आनी कह सकते हैं कि 1.5 लाख लोग क्या हुए, बंदी बनाए गए, और 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए और कई लाख लोग घायल हुए थे। ठीक है, जिससे अशोक का हृदय जो था वो परिवर्तन हुआ, यानी उसका जो हृदय था, कठोर जो हृदय था, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद जो लोग पर वो अपना क्रूर व्यवहार कर रहा था, उस लोगों पर कहीं ना कहीं दया दिखाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए थे। देखिए फर्स्ट प्रभाव में क्या था, फर्स्ट पॉइंट था कि उसे युद्ध से घृणा हो गई। अब वो क्या, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो था वो युद्ध करना बंद कर दिया तथा जीवन भर युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली। उसी कलिंग युद्ध से, कलिंग युद्ध का मैदान जो था 261 ईसा पूर्व से। दूसरा था भीषण रक्त संहार देखकर बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यानी ये भी क्वेश्चन बनता है ऐसे कि सम्राट अशोक किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो वो गुप्त, ठीक है उपगुप्त के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। थर्ड पॉइंट है कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांतिवादी हो गया तथा राज्य विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। उसने दिग्विजय के स्थान पर अब धाम विजय का अपना लक्ष्य बना लिया। अब वो युद्ध के स्थान पर क्या किया, अपना एक धाम बनाया जो अशोक के धाम के नाम से जाने लगा, और धाम के लिए धाम का वो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करने लगा, क्योंकि उसी समय जब कलिंग का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सम्राट अशोक के द्वारा उपगुप्त के संपर्क जो बौद्ध भिक्षु थे उसके संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। फोर्थ पॉइंट था इस युद्ध के बाद मंदिरापान, मंदिरापान कहने का मतलब है कि जो शराब होता था, शराब का सेवन किया जाता था, मांस बलि, मांस मछली या फिर किसी प्रकार की बलि आदि पर बिल्कुल पाबंदी लगा दिया, बंद कर दिया। संयम, विचारों की पवित्रता, दया, दान, सत्य, सेवा, श्रद्धा आदि पर विशेष बल दिया, और एक धाम चलाया जिसमें से सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया। साथ ही साथ अपने बड़ों को आदर करना, अपने गुरुजनों का आदर करना, सम्मान करना, ये सारे तथ्य को अपने धर्म में संकलित किया। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म का पालन करने का एक आदेश देता है। नेक्स्ट 5 नंबर है अशोक देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है प्रियदर्शी की उपाधि धारण किया तथा राज्य में युद्ध घोष के स्थान पर घोष प्रारंभ किया। तो जहां पर युद्ध कर रहा था, युद्ध के स्थान पर वो क्या किया, धर्म प्रचार का प्रारंभ करता है। इतना ही नहीं, कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक धर्म को प्रारंभ करता है, धर्म प्रारंभ करने के बाद अपने पुत्र और पुत्री, ठीक है पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री के नाम थे संघमित्रा। इतना ही नहीं, जो इसकी जो पत्नी का नाम था देवी, जो मुख्य पत्नी थी, उसी से एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्राट अशोक के द्वारा धर्म प्रचार करने के लिए पुत्र और पुत्री को भेजा गया, जिसके कारण आज वर्तमान में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अभिलेख शास्त्रीय की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। देखिए क्या, अभिलेख शास्त्रीय प्राय वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करते हैं। यह कार्य बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें अनेक समस्याएं सामने आती है। जैसे कहने का मतलब है कि जब किसी स्थल पर खुदाई कार्य चलता है, वहां पे कुछ साक्ष्य मिला, तो उस साक्ष्य को अपने वाक्य में, अपने शब्द में लिखना उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्याएं होती है। ठीक है, देखिए कैसी कैसी समस्याएं आती है। इसका फर्स्ट पॉइंट है अभिलेखों की लिपि को या लिपियों को पढ़ने में कठिनाइयां होती है, क्योंकि उन तिथियों को कोई दूसरी समकालीन होती है। ठीक है, समकालीन लिपि के साथ नहीं लिखा होता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा की लिपि, बहुत सारी लिपि होती है जिस लिपि को सही तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, अब कोई समकालीन लिपि अगर नहीं मिल पाती है
तो उस लिपि के बारे में सही तरीके से जानकारी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट है कि अभिलेखों में एक ही राजा के भिन्न भिन्न नाम या सिर्फ उपाधि या सम्मानजनक संबोधन होता है, जिससे राजा की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अशोक के अभिलेख में अशोक के लिए देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। अशोक का नाम अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग तरीके से मिलेगा, जिससे क्या हुआ कि जो भी इतिहासकार इतिहास लिखने का काम करते हैं उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट है कि अभिलेखों में एक ही राजा के उसी काल में भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं और लिपियों में लेख लिखे होते हैं, जिसे पढ़ने में कठिनाइयां होती है। अलग अलग भाषा में, जैसे खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, अरबी लिपि, हिब्रू लिपि, फारसी लिपि, अलग अलग भाषा से लिखा जाता था, जिस भाषा को अभिलेखों में जो इतिहासकार होते हैं उनको पढ़ने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट 4 नंबर है अभिलेखों में राजा के आदेश जो यातायात मार्ग में पत्थरों पर खुदे होते थे, ठीक है, यातायात होते थे। बहुत सारे कुछ ऐसे शासकों का भी उल्लेख मिला है, जैसे कि देखिएगा कि हम्मुराबी एक ऐसा शासक था जो पूरे क्षेत्र पर बड़े बड़े शिलाओं के ऊपर, बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर पूरे राज्य में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था थी वो सारी कानून व्यवस्था के बड़े बड़े शिलाओं के ऊपर वो लिखवा दिए, ताकि उसकी जानकारी हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को हो सके। उन आदेशों का प्रजा कैसे पढ़ती होगी, क्योंकि प्रजा निरक्षर थी, फिर राजकीय आदेश का पालन कैसे होगा आदि प्रश्नों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है। मान लिया जाए कि राजा के द्वारा बहुत सारी चीज पत्थरों पर, शिलाओं के ऊपर उकेर दी जाती है, लेकिन राजा जो होती निरक्षर होती थी, शिक्षित नहीं होती थी, तो वे कैसे फिर उस चीज को जान पाएगी। उसके पास पूर्ण रूप से इतिहासकारों के पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। हो सकता है कि कुछ विद्वान राजाओं के द्वारा छोड़ा जाता होगा, जो अलग अलग क्षेत्र में रहते होंगे, जो वहां के किसानों, वहां के लोगों को उस कानून के बारे में जो शिलाओं के ऊपर लिखा जाता होगा उसके बारे में वो बताने का काम करते होंगे, लेकिन ये साफ स्पष्ट रूप से ये साक्ष्य या जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर है कि अभिलेखों में प्रयोग की गई वाक्यों के अर्थ समझने में कठिनाइयां होती, जैसे कलिंग विजय के उपरांत अशोक के वेदना को परिलक्षित करने वाले लेख कलिंग में नहीं मिलता, बल्कि दूसरे स्थानों में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अशोक कलिंग को वापस मुक्त नहीं कर रहा है। इस प्रकार के लेख से अभिलेख शास्त्री असमंजस की स्थिति में होते हैं, जिसे सटीक अर्थ लगाने में कठिनाइयां होती है। जैसे अभिलेख कलिंग उड़ीसा में लड़ा गया, लेकिन यहां से उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, बल्कि दूसरे क्षेत्र से मिला। ठीक है, तो जो इतिहासकार थे वो बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं, चिंतित में हो जाते हैं कि आखिर वहां यहाँ से जानकारी हमें प्राप्त क्यों नहीं मिली, दूसरे स्थान से हमको जानकारी कैसे मिल रही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ उसके पतन के क्या क्या कारण थे। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के कोई भी एक कारण, किसी भी साम्राज्य का, सिर्फ गुप्त साम्राज्य नहीं बल्कि कोई भी साम्राज्य का जितना तेजी गति से उनका विकास होता है, विस्तार होता है, उतना ही तेजी गति से उनका पतन भी स्वाभाविक ही होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या था, अयोग उत्तराधिकारी। स्कंद गुप्त के पश्चात प्राय सभी गुप्त शासक दुर्बल एवं अयोग्य हुए। ठीक है, जिससे गुप्त साम्राज्य की पतन क्रमिक रूप से हुआ। अब कहने का मतलब है कि साम्राज्य के पतन जब यह एक योग्य शासक नहीं हो पाता है तो पूरे साम्राज्य में, पूरे क्षेत्र में अशांति की व्यवस्था, अराजकता की व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे दंगे होने लगते हैं और राजा जो होता है उस पर अपना नियंत्रण नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। कभी कभी ऐसा भी इतिहास में देखने को मिलता था कि पुत्र पिता की हत्या कर दिया, अपनी भाई की हत्या कर दिया उत्तराधिकारी के लिए। तो वैसे सिचुएशन भी क्या होता था कि वहां पे हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, जिसके कारण साम्राज्य का पतन स्वाभाविक हो जाता। उत्तराधिकारी के निश्चित नियम नहीं होने के कारण सदैव गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। इससे शासक की स्थिति कमजोर होती चली गई और अंत में मुगल जो गुप्त साम्राज्य था वो पतन हो गया। इसी तरीके से मुगल साम्राज्य हुआ, अंग्रेज हुआ,
दिल्ली सल्तनत हुआ, जितने भी शासक हुए प्राचीन काल में, वो सभी साम्राज्य का पतन किसी न किसी कारण से हुआ। थर्ड पॉइंट में है नई शक्तियों का उदय। अब क्या हुआ कि उसके जब वो शक्ति, जब पूरा साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उसके स्थान पर नई नई शक्ति उभर कर आने लगी, जिसका मुकाबला वो नहीं करने लगा, तो उस पर दूसरी शक्ति जो थी वो हावी होने लगी और उस साम्राज्य को उखाड़ फेंक करके वहां पे एक नई साम्राज्य की स्थापना वो कर दी। केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने से स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने राजा के प्रभुत्व को चुनौती दिया, जैसे मालवा का यशोवर्मन आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 है हुन आक्रमण। गुप्त काल में हुन आक्रमण इसके पतन का एक प्रमुख कारण। हुन आक्रमण हुआ, जिस आक्रमणकारियों का गुप्त शासकों ने उसकी मुकाबला नहीं कर पाए, जो गुप्त शासक का पतन का एक प्रमुख कारण भी माना। नेक्स्ट 5 पॉइंट है धार्मिक कारण। उत्तरवर्ती गुप्त सम्राट बौद्ध धर्म के प्रति झुके हुए थे, जिससे इसकी सैन्य व्यवस्था दुर्बल हो सकी। और किसी भी साम्राज्य में शांति व्यवस्था या साम्राज्य सही तरीके से तभी चलाया जा सकता है जब उस साम्राज्य की पूर्ण रूप से सैन्य व्यवस्था सही तरीके से चल रही हो। अगर सैन्य व्यवस्था कमजोर होती हो तो स्वाभाविक है वो क्षेत्र, वो साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट 6 नंबर है सामंती व्यवस्था। गुप्त प्रशासन सामंती व्यवस्था पर आधारित था। प्रशासकीय पदों पर वंशानुगत होना भी पतन का एक कारण बना। तो वंशानुगत था, पर सामंती व्यवस्था था कि उसी का पिता बना फिर पुत्र बनेगा, फिर पुत्र करेगा, तो उसका एक जो मनोबल था उनके प्रति, एक बोल सकते हैं कि विलासिता की भावना जो थी उनके मन में, उनकी भावनाओं में पनपने लगी, जिसके कारण राज्य के प्रति जो उनका कार्य होना चाहिए वो कार्य के प्रति वो लापरवाही होने लगे, जिसके कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है आर्थिक कारण। गुप्त काल में कृषि पर अत्यधिक दबाव हो गया। उद्योग, व्यापार और नगरों आदि के पतन होने से आर्थिक संपन्नता में कमी होने लगी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था गुप्त साम्राज्य की कम होने लगी, जो एक पतन का एक कारण भी बना। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम लोग जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।